तो आप लोगों ने तो सुना होगा कि म्यूचुअल फंड्स आर गुड फॉर यू। ये सब हमने बहुत सुना है, क्योंकि ये एक बहुत जनरल स्टेटमेंट है। इन्वेस्टिंग चाहे स्टॉक्स में हो रहा हो या फिर म्यूचुअल फंड्स में, ज्यादा जरूरी ये है कि आपको पता हो कि कौन से स्टॉक्स या कौन से म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट नहीं करना हो, क्योंकि हमने अगर बुरे फंड्स अवॉइड कर लिए तो हमारे रिटर्न्स अपने आप अच्छे हो जाने वाले। तो आज हम इस वीडियो में फोकस करने वाले हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयंत और शुरू करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी विद मार्केट माइलस्टोन। तो आज हम 8 ऐसी कैटेगरी ऑफ फंड्स को डिस्कस करने वाले हैं जिनमें आपको निवेश नहीं करना है। सबसे पहला है, और ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं, बैलेंस या हाइब्रिड फंड। ये ना बहुत एक अच्छा तरीका है म्यूचुअल फंड कंपनीज को पैसे कमाने का, क्योंकि सबसे ज्यादा फीस किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी को कौन से फंड में मिलती है? एक्टिव इक्विटी फंड्स में मिलती है। यानी जो म्यूचुअल फंड्स स्टॉक्स में निवेश करते हैं, जो फंड मैनेजर स्टॉक्स पिक करता है, एक्टिव इक्विटी फंड्स कम किस में मिलती है? डेट फंड्स में या फिर इंडेक्स फंड्स। तो फिर मैं बैलेंस फंड ले आता हूं, जिसमें मैं आपको यह बोलूंगा कि मार्केट के उतार चढ़ाव में ये फंड ऑटोमेटिकली बैलेंस करेगा, आपको कुछ नहीं करना और पता नहीं क्या क्या। सच्चाई यह है कि यह फंड 30-40% डेट में लगाएगा, 30-40% इक्विटी में लगाएगा, कुछ 10-15% कैश रखेगा, और ये सब करने के बदले वो आपसे इक्विटी फंड जितनी फीस ले लेगा। यानी आधा पैसा ही इक्विटी में लगाओ और फीस ऐसी मिले कि पूरा पैसा इक्विटी में लगाओ। और वैसे भी ये बैलेंस करना कि कब इक्विटी में लगाना है, कब डेट में लगाना है, इसके लिए आपको फंड मैनेजर की क्या जरूरत। आप सोचिए, अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं, कितने ऐसे पैसे हैं जिसपे आप थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, वो एक प्योर इक्विटी फंड में लगा लीजिए। और किस पैसे पे आप कम रिस्क लेना चाहते हैं, उसको लिक्विड फंड या एफडी में। आप आधा % फीस भी बचा लेंगे ऐसा करके, और हमेशा कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा। तो ये बैलेंस और हाइब्रिड फंड वाला कॉन्सेप्ट मेरी समझ में तो बिल्कुल नहीं आता। सेकंड कैटेगरी, फंड ऑफ फंड्स। पता नहीं कई लोगों ने ये नहीं सुना होगा, लेकिन ये बड़ा ही अजीब सा कंसेप्ट है। देखिए, म्यूचुअल फंड्स क्या है? आपको खुद स्टॉक्स पिक करने की मेहनत ना करनी पड़े, तो एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स कई सारे स्टॉक्स का बास्केट बना देती है और जनता उसमें इन्वेस्ट करती है। उसको कहते हैं म्यूचुअल फंड। अब फंड ऑफ फंड्स क्या है? आपको फंड सेलेक्ट ना करने पड़े, इसके लिए एक टीम ऑफ एक्सपर्ट अच्छे फंड सेलेक्ट करती है और उन फंड्स में इन्वेस्ट करती है, उसका एक फंड बनाती है और आपसे पैसे लेती है। फंड ऑफ फंड्स वो फंड है जो बाकी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है। तो एक म्यूचुअल फंड का बास्केट बनाकर वो फंड बनता है, वो डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करता। तो एक तो वो फंड ऑफ फंड जिन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग, वो फंड ऑफ फंड जिन फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा है, वहां तो फीस लगी रही है, लेकिन अब ये खुद भी एक फंड है, ये भी अपनी एक फीस ले रहा है, यानी कि डबल फीस लग रही है। किस चीज में इन्वेस्ट करने के लिए? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने। बिल्कुल ही यूजलेस कंसेप्ट है, बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत करिएगा इसमें। अब हम आ रहे हैं अपनी तीसरी कैटेगरी पे, एनएफओ की, न्यू फंड ऑफरिंग। अब डिस्कस करते हैं एनएफओ में इन्वेस्ट क्यों नहीं करना। आज म्यूचुअल फंड मार्केट में ना सैकड़ों स्कीम अवेलेबल है, बहुत सारी स्कीम। तो मैं उन स्कीम में से वो स्कीम ना चुन के एक ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट करूं जो अभी अभी लॉन्च हो रही है और जिसका खूब मीडिया में एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, आपका एजेंट भी आपके पीछे पड़ा हुआ है, आप इस एनएफओ को ले लो। क्यों? क्योंकि उस फंड में खूब सारा पैसा मंगवाना है, तभी तो उस फंड को चलाना प्रॉफिटेबल होगा। लेकिन उस फंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं। फंड मैनेजर टीम हो सकते हैं इनएक्सपीरियंस हो, क्या ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव या मैंडेट प्रूवन ना हो। तो मैं इतने सारे पुराने वेल एस्टेब्लिश्ड स्कीम को छोड़कर सिर्फ क्योंकि हवाबाजी बहुत हो रही है इस नए फंड ऑफरिंग के लिए, मैं उसमें इन्वेस्ट क्यों करूं? तो ज्यादातर एनएफओस को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। थोड़ा साबित करने दीजिए ना, 1 साल या 2-3 साल हो जाने दीजिए, वो फंड जो बोल रहा है वो दे पाता है कि नहीं, उसके बाद इन्वेस्ट कर लेंगे। वो फंड तो हमेशा के लिए आ रहा है, कौन सा 2 साल में बंद हो जाएगा? तो वो फंड तो आ रहा है, अब इसी बाजार में रहेगा। मैं भी देखो 2 साल कैसा परफॉर्म करता है, एनएफओ से बच के रहे। तो ये हो गई 3 कैटेगरी, अभी 5 कैटेगरीज और हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं 4th कैटेगरी। ये शायद थोड़ी ऑब्वियस है, आपको पता है, लेकिन कई लोग इसमें फंस जाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें से सही तरीका
तरीका क्या है निकलने का, क्योंकि कई बार हम जल्दबाजी में हड़बड़ा के निकलते हैं और चार्जेस पे कर लेते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रेगुलर फंड्स की। रेगुलर फंड्स यानी कि जब भी आप निवेश कर रहे हैं तो लगभग 100 में से 1 रुपया उस कंपनी के पास जा रहा है जो डायरेक्ट प्लान्स में भी जाता है जिसकी वो स्कीम है, और 1 रुपया उसके पास भी जा रहा है जो एजेंट ने आपको वो स्कीम सजेस्ट की है। तो 100 में से 98 रुपीज ही आपके उस फंड में लग रहे हैं, डायरेक्ट प्लान में 99 रुपीज लगेंगे। ये एक जनरल एग्जांपल है, ये कम ज्यादा हो सकता है। तो ये तो ज्यादातर लोगों को पता है कि रेगुलर प्लान्स में इन्वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करना है। लेकिन आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्टेड हैं तो आप क्या कर सकते हैं? तो कई बार ऐसा लगता है कि ये 1% से क्या फर्क पड़ता है, क्यों मैं 1% बचाऊं? तो सबसे पहले तो मैं ये बताता हूं कि 1% बचाना क्यों जरूरी है। तो मान लीजिए हम एक्सिस ब्लू चिप फंड का एग्जांपल लेते हैं। आप इसमें 10 साल तक SIP करते हैं 10,000 रुपए महीना की, तो 10 साल बाद एक एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से आपके पास 10 साल बाद आपके पास एक्सपेक्टेड रिटर्न होंगे अगर आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 29 लाख रुपीस के आसपास। वहीं अगर आप डायरेक्ट प्लान में निवेश करते हैं तो आप 1% के आसपास बचाएंगे और 10 साल बाद आप 2,10,000 रुपए ज्यादा कमा रहे होंगे, यानी आपके पास 31 लाख रुपीस से कुछ ज्यादा पैसा होगा। 2 लाख रुपए से ज्यादा का फर्क पड़ रहा है 10 सालों के अंदर। तो ये 1% कई बार देखने में छोटा लगता है, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये लाखों के फर्क में बदल जाता है, और इसीलिए ये 1% बचाना बहुत जरूरी। तो आई एम श्योर ज्यादातर लोग ये जो वीडियो देख रहे हैं डायरेक्ट प्लान्स में ही निवेश करते हैं, लेकिन अगर आप गलती से रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट किए हैं तो अब आप डायरेक्टली स्विच कर सकते हैं अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को खोलकर। अब हम बढ़ते हैं 5वीं कैटेगरी की तरफ, जो है लार्ज कैप फंड। नहीं, डोंट गेट मी रॉन्ग, आपको लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन लार्ज कैप एक्टिव फंड में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिक्लासिफिकेशन जो हुआ सेबी के द्वारा, तो लार्ज कैप फंड का यूनिवर्स ना अब केवल 100 स्टॉक्स का रह गया है। पहले क्या होता था कि कई फंड बोलते तो थे कि वो लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि आप उन फंड्स में इन्वेस्ट कर देते थे, लेकिन हम क्या देखते हैं पास्ट रिटर्न्स, और ये म्यूचुअल फंड कंपनीज को भी पता है, लेकिन वो लिखते तो थे कि हमारी स्कीम लार्ज कैप है, लेकिन ज्यादा रिटर्न्स लाने के लिए ज्यादा रिस्क लेते, मिड कैप और स्मॉल कैप्स में निवेश करते थे। क्योंकि हम पास्ट रिटर्न्स देख के इन्वेस्ट करते हैं, हम अट्रैक्ट हो जाते थे। जबकि हम क्या सोच रहे हैं कि ये सेफ फंड है, इसमें लार्ज कैप लिखा है, लेकिन वो रिस्क ज्यादा ले रहा। तो ऐसा ना हो, हमारी एक्सपेक्टेशन के साथ खिलवाड़ ना हो, इसीलिए सेबी ने रिक्लासिफिकेशन किया। रिक्लासिफिकेशन में यह कहा था जो भी लार्ज कैप फंड्स हैं उसको अपना 80% पैसा लार्ज कैप स्टॉक्स में ही लगाना है, और लार्ज कैप स्टॉक्स भी सेबी ने क्लासिफाई कर दिए थे टॉप 100 स्टॉक्स बाई मार्केट कैप। तो अब सारे लार्ज कैप फंड्स ना इन्हीं 100 स्टॉक्स में से स्टॉक्स पिक करते हैं, जिसमें से 15-20 ऐसे हैं जिनकी फंडामेंटल क्वालिटी डिटोरिएट हो रही, तो उनमें बहुत कम फंड इन्वेस्ट करते, करना भी नहीं चाहिए। तो सिर्फ 80-85 स्टॉक्स का ही यूनिवर्स बचता है, 80-85 स्टॉक्स का, और एक म्यूचुअल फंड स्कीम में 30 से 50 स्टॉक्स होते हैं। कई सारी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम है, 40-50 स्कीम है, तो वो लार्ज कैप स्कीम वही 40-50 स्टॉक्स में से अपने स्टॉक्स पिक करती है, यानी सारी की सारी स्कीम एक जैसी। तो अगर सारी स्कीम एक जैसी है तो मैं फीस क्यों दूं 1% का? इससे अच्छा मैं एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर लूं। इसीलिए वो 1% को बचाइए, लार्ज कैप में इंडेक्स फंड को चूज करिए, और एक्टिवली मैनेज फंड लार्ज कैप कैटेगरी में अवॉइड कर सकते हैं। अगली कैटेगरी है मिड कैप फंड्स की। सिमिलरली सेबी ने फिर से यही किया। मिड कैप यानी मार्केट कैप वाइज 101st कंपनी से लेकर 258th कंपनी तक 150 कंपनियों का 150 कंपनियों का ही यूनिवर्स बचा। फिर से 50 मिड कैप स्कीम है, सबको उन्हीं 150 कंपनियों में से पिक करना है, और उसमें भी 50 कंपनी ऐसी हैं जिनके फंडामेंटल डिटोरिएट हो रहे हैं, यानी अगेन सिर्फ 100 कंपनीज का ही बास्केट बचता है, जिसमें 50 मिड कैप स्कीम पैसा लगा रहे हैं। तो फिर से फालतू की फीस क्यों देना? इसीलिए मिड कैप से बेटर है कि आप एक्टिवली मैनेज लार्ज एंड मिड कैप फंड ले लीजिए। उसमें क्या होता है, यूनिवर्स एक्सपांड हो जाता है, टॉप 100 लार्ज कैप कंपनीज भी, 150 मिड कैप कंपनीज भी। तो फंड मैनेजर को भी यह स्कोप मिलता है कि अब उसके पास 250 कंपनीज का यूनिवर्स है 30-40 स्टॉक्स पिक करने के लिए, तो वो भी
वही अपना टैलेंट दिखा पाता है तो हो सकता है कि वो मार्केट को आउट परफॉर्म करे। जिस केस में आप उसको 1% फीस दे रहे हो वो जस्टिफाइड है। 7th कैटेगरी सेक्टोरल या थीमेटिक फंड्स। ज्यादातर ऐसे फंड से दूर रहिए। ये जो एक्टिव फार्मा फंड, IT फंड, पहली चीज तो नहीं, ये जो सेक्टर फंड्स होते हैं बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं। अच्छे समय में बहुत ज्यादा रिटर्न्स देते हैं लेकिन बुरे समय में बहुत बहुत ज्यादा लॉस भी देते हैं। और जैसा मैंने शुरू में भी कहा, इन्वेस्टिंग में यह जरूरी है कि क्या नहीं करना है, और इन्वेस्टिंग में यह भी जरूरी है कि एक साल ज्यादा रिटर्न आया, अगले साल ज्यादा लॉस हो गया, ऐसे में कंपाउंडिंग नहीं हो पाएगी। पहला रूल जो वॉरेन बफेट भी कहते हैं, इज टू नेवर लूज मनी। तो पहला रूल है कि आप अपना पैसा ऐसी जगह पे लगाएं जहां पे आपका पैसा खोने का डर कम। इन सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स में पैसा बनाने का चांस बहुत होता है लेकिन खोने का चांस भी उतना ही होता है। और एक साल आपने पैसा बना लिया, 100 का 150 हो गया, अगले साल वो 100 का 75 हो जाए तो क्या फायदा। कई बार आप सारे म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर कर लेंगे तो सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स में फीस भी सबसे ज्यादा होती, फीस भी सबसे ज्यादा और रिस्क भी सबसे ज्यादा। लेकिन फीस सबसे ज्यादा है तो ये लोग आपको तो खूब मार्केटिंग करेंगे ही कि सेक्टोरल फंड में निवेश करिए, लेकिन वो कहते हैं ना कि वो मत खरीदिए जिसकी सबसे ज्यादा मार्केटिंग की जा रही है। अब बात करते हैं 8th कैटेगरी की, जो है मोस्ट डेट फंड्स। रिटेल इन्वेस्टर को ज्यादातर डेट फंड से दूर ही रहना चाहिए। बहुत अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड हो, लिक्विड फंड हो, ओवरनाइट फंड हो, जो आप लिक्विडिटी पर्पसेस के लिए इन्वेस्ट करते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए डेट फंड में इन्वेस्ट करना एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए मुझे ये बहुत ज्यादा सेंसिबल नहीं लगता। आपको 1% या 1.5% रिटर्न कम मिलेगा, लेकिन किसी सेफ NBFCs में, स्मॉल फाइनेंस बैंक या फिर किसी वेल नोन बैंक में FD करा लीजिए, 1-1.5% कम मिलेगा लेकिन सिक्योरिटीज ज्यादा रहेगी। और जिस पैसे में रिस्क लेना है उसको इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करिए। लेकिन डेट फंड्स ना रिटेल इन्वेस्टर इसमें बीच में फंस जाते हैं और मुझे ये बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं लगता। तो मोस्ट डेट फंड्स को एक्सेप्ट जो अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन के हैं जिसमें आप कर सकते हैं, मोस्ट डेट फंड्स को आप अवॉइड करिए। तो उम्मीद करता हूं अब आपको क्लियरिटी मिली होगी। कोई चाहे कुछ भी बोले, कितना भी एडवर्टाइजमेंट आए, कौन सी फंड कैटेगरीज आपको अवॉइड करनी है, अगर आपको यह क्लियरिटी मिली है तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे हैं और मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। तो तब तक के लिए दिस इज जैन साइनिंग ऑफ। बाय बाय।